नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है। अभी तक इजराइल गजा और लेबनान पर ही हमले कर रहा था, लेकिन इस बार उसका हमला ईरान पर हुआ है। इजराइल का दावा है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने जो मिसाइल अटैक उस पर किया था, यह उसका जवाब है। इजराइल का कहना है कि हमले में ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तो ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए दावा किया कि इजराइल का हमला नाकाम कर दिया गया है। तो क्या अब बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया? इसी पर आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। निज्जर के बारे में हिंदुस्तान से सूचना साझा करने को तैयार नहीं कनाडा। यूक्रेन के प्रस्ताव के खिलाफ रूस के साथ आए हिंदुस्तान और चीन। और चलते चलते में बात करेंगे अमेरिका में गुजरातियों की घुसपैठ की। तो 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमला किया था। करीब 200 मिसाइलें दागी थी। इसमें कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर इजराइल और ईरान के अलग अलग दावे थे। इजराइल का कहना था कि 90% मिसाइलों को हमने नाकाम कर दिया, तो ईरान का दावा था कि 90% मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रहीं। और 1 अक्टूबर के हमले के ठीक 26वें दिन इजराइल ने ईरान को जवाब दिया है। इजराइल ने मिसाइल, ड्रोन और F-35 फाइटर प्लेन के सहारे ईरान पर हमला किया। ईरान में सैन्य ठिकानों पर ताजा अटैक में 100 से अधिक इजरायली विमानों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन वो ऑपरेशन में शामिल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ। हमले स्थानीय समयानुसार देर रात 2:15 बजे शुरू हुए और सुबह 5 बजे तक जारी रहे। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने रात में 2:30 बजे हमले की जानकारी दी। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर हम पर हमले कर रहे हैं। हमें भी जवाब देने का हक है। अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। इजराइल का दावा है कि हम उन चीजों को निशाना बना रहे हैं जिनसे हमें अतीत में खतरा था या भविष्य में खतरा हो सकता है। हमले परमाणु प्रतिष्ठान या ऑयल डिपो पर नहीं किए गए हैं, सिर्फ सैन्य ठिकाने ही हमारे निशाने पर थे। इस बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA का कहना है कि सेंट्रल तेहरान में गोलीबारी की आवाज सुनी जा रही है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय के पास भी धमाकों की खबर है। ईरान के साथ साथ इराक, सीरिया और लेबनान में भी धमाके सुने गए। इराक ने अगली सूचना तक सभी हवाई अड्डों पर उड़ानें निलंबित कर दी। हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इस बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन ने हमले की पुष्टि की और कहा कि हमले तेहरान, खुजेस्तान और इलाम राज्यों में हुए। हालांकि ईरान का दावा है कि इजराइल की ये एयर स्ट्राइक फेल रही है। ईरान के मुताबिक उसके बावर 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कथित तौर पर हवा में ही टारगेट तबाह हो रहे हैं। इस बीच ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य की ओर से दी गई चेतावनियों के बावजूद जायोनी शासन ने तनाव पैदा करने वाली कार्रवाई में आज सुबह तेहरान, खुजेस्तान और इलाम में सैन्य केंद्रों के कुछ हिस्सों पर हमला किया। इजराइल के हमले को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोका और उसका मुकाबला किया। हमलों से कुछ स्थानों पर सीमित क्षति हुई है। तो ईरान का दावा है कि उसे बहुत कम नुकसान हुआ है। तेहरान में तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल के हमले पर पलटवार करेगा? वैसे जिस तरह से ईरान ने दावा किया है कि उसे बहुत कम नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे में ईरान के पलटवार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर ईरान ने पलटवार किया, अगर ऐसा होता है तो ये बड़े पैमाने पर होगा, जो दुनिया में बड़े युद्ध की शुरुआत भी करा सकता है, क्योंकि ईरान के साथ चीन और रूस पहले से ही खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो कनाडा की तरफ से हिंदुस्तान पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि हिंदुस्तान ने उसके नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की जान ली है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने जब कनाडा से सवाल किया कि अगर हमारे किसी एजेंसी या हमारे किसी नागरिक का इस हमले में हाथ है तो जांच करें, सबूत हमें दें, हम सहयोग करेंगे। लेकिन आरोप लगाए हैं तो सबूत भी बताएं। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सबूत तो नहीं है, सूचनाएं हैं। जाहिर सी बात है, सूचनाएं अधिकांश मौके पर गलत ही होती हैं। फिलहाल कनाडा के रुख के चलते हिंदुस्तान और कनाडा के राजनयिक रिश्ते टूटते दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के डिप्लोमेट को निष्कासित किया जा चुका है।
इस बीच खबर आ रही है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आरसीएमपी से निज्जर की मृत्यु का प्रमाण पत्र मांगा है। हिंदुस्तान की तरफ से यह मांग लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि निज्जर के खिलाफ हिंदुस्तान की अदालतों में मामले चल रहे हैं और अदालत को उसके रिकॉर्ड को अपडेट करना है। लेकिन अब खबर आ रही है कि कनाडाई अधिकारियों ने यह कहते हुए प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया कि आपको इसकी जरूरत क्यों है। साफ है, कनाडा हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहा है, लेकिन वो कोई भी जानकारी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे हिंदुस्तान और चीन की। तो रूस में ब्रिक्स समिट के बाद एक बार फिर हिंदुस्तान और चीन एक साथ आए हैं और इस बार भी मामला रूस से जुड़ा है। दरअसल यूक्रेन का प्लान हिंदुस्तान और चीन ने फेल कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से रूस को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में शामिल करवाने का प्लान था। पश्चिमी दोस्तों की मदद से यूक्रेन ने रूस को मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी नीतियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल कराने की कोशिश की थी। यूक्रेनी सरकार ने तर्क दिया कि रूस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए संकट बन गया है। रूस के एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट हुए देशों के ईरान और उत्तर कोरिया के साथ घनिष्ठ संबंध है। यूक्रेन के तर्कों में यह भी शामिल है कि रूस पिछले 3 सालों से उनकी जमीन पर लगातार युद्ध अपराधों में शामिल रहा है। उसके इस प्रस्ताव में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट का भी जिक्र किया गया था। लेकिन यूक्रेन की कोशिश को भारत, चीन, सऊदी अरब और अफ्रीका ने नाकाम कर दिया है। इन देशों ने रूस का साथ दिया और यूक्रेन के प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ब्राजील ने भी यूक्रेन के प्रस्ताव का विरोध किया है। एफएटीएफ के सदस्य देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका समेत दुनिया की कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव के फेल होने पर पश्चिमी देशों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं एफएटीएफ ने कहा कि शुक्रवार को अपनी पूर्ण चर्चा समाप्त होने के बाद उसे अपने ग्रे और ब्लैकलिस्ट वाले देशों को अपडेट करना था। एफएटीएफ ने पिछले साल रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन में मॉस्को का युद्ध संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अब चलते चलते में खबर अमेरिका में अवैध रूप से जाने वाले हिंदुस्तानियों की। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की है। अब दुनिया की कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं। पहले हिंदुस्तान के लोग विदेश जाते थे नौकरी के लिए, आज विदेशी हिंदुस्तान में नौकरी करने आ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के दावे की पोल अमेरिका ने खोल दी है। अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सीबीपी डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक अवैध तरीके से देश में घुसने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है। सीबीपी ने बताया कि एक साल में करीब 90,415 हिंदुस्तानी अवैध रूप से घुसते पकड़े गए। इनमें से 43,764 को अमेरिका कनाडा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अमेरिका की एजेंसियों के मुताबिक बॉर्डर पार करने वाले भारतीयों में से 50% से ज्यादा गुजरात से थे। यानी एक तरफ पीएम मोदी पर विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगता है कि वो देश में होने वाले अधिकांश विदेशी निवेश को गुजरात में ले जाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में ही विपक्षी दलों का आरोप है कि 7 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश जो महाराष्ट्र में होना तय हो चुका था, मोदी सरकार के दबाव में वो निवेश गुजरात चला गया। इसके बावजूद गुजराती अवैध रूप से अमेरिका भाग रहे हैं। इसके साथ ही कनाडा की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करने के आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि अब भारतीय मैक्सिको के डंकी रूट की बजाय कनाडा को पहली पसंद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मैक्सिको बॉर्डर पर अमेरिका की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं कनाडा की तरफ से बॉर्डर पार करना मैक्सिको की तुलना में आसान है। कनाडा का वीजा लेकर गए भारतीय वहां से टैक्सी के जरिए बॉर्डर पार कर अमेरिका पहुंच जाते हैं। हालांकि अमेरिका ने हाल के सालों में यहां भी चेक पोस्ट पर सख्ती कर दी है। भारत से एक डंकी के अमेरिका पहुंचने का औसत खर्च 20 से 50 लाख रुपए है। कभी कभी यह खर्च 70 लाख तक पहुंच जाता है। इस काम में लगे एजेंट लोगों को वादा करते हैं कि जितना ज्यादा पैसा देंगे उन्हें उतनी कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।